हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ पांडे। आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ एजुकेशन में। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल लैंड करता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन बैठे हैं। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाई प्रेशर के कारण इतना आसान नहीं था दरवाज़ा खोलना। थोड़े से स्ट्रगल के बाद दरवाज़ा खोल लेते हैं। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग भारी से स्पेस सूट में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। निकलने के लिए थोड़ी सी जगह थी, तो अनजाने में लूनर मॉड्यूल का एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है। इसके बारे में उन दोनों को पता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है, इसलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर एयर नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, जिसके कारण उन लोगों को सुनाई नहीं दिया। जो टुकड़ा था लूनर मॉड्यूल का, वो एक स्विच थी, बट वो लूनर मॉड्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसका नाम था एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच, जो कि लूनर मॉड्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस स्विच के बिना लूनर मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ना ही धरती पर वापस आ सकता था। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज इस बात से अनजान थे। नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं, और इस तरह वे दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जो कि चांद पर कदम रखते हैं। इस अपोलो मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी वार मतलब कोल्ड वार, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रही थी। दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने की रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत जो था वो पहला देश बन जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, जिसका नाम था स्पुतनिक। ये पहला मैन मेड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट था जो कि मून पर गया था, मतलब जो कि पहली सैटेलाइट थी जो कि पृथ्वी के ऑब्जेक्ट में गई थी। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्यूट डी एस्नेड। कौन थे? ड्यूट डी एस्नेड थे। उसके बाद 1958 में अमेरिका भी एक सैटेलाइट लॉन्च करता है। 1961 में एक बार फिर सोवियत अमेरिका को पीछे छोड़ता है, क्योंकि सोवियत कॉस्मोनॉट जिनका नाम यूरी गैगरिन था, पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। इसके एक हफ्ते बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वे अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि सोवियत यूनियन को कैसे पीछे छोड़ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम था लाइडन जॉनसन, ये 20 अप्रैल 1961 को लेटर लिखा जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इस लेटर में पूछते कि ऐसा कोई स्पेस प्रोग्राम है जो कि जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं और रेस में आगे निकल सकते हैं, जिसके जवाब में वाइस प्रेसिडेंट लाइडन जॉनसन ने कहा, इंसान को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने भाषण में दुनिया के सामने ये वादा करते हैं कि ये दशक जो चल रहा है ये ख़त्म होते होते वे इंसानों को चांद पर भेजेंगे, और ना कि उन्हें भेजेंगे, उन्हें धरती पर सेफली वापस भी लेकर आएंगे। लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं करते थे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 1961 में ना तो इंटरनेट था, ना तो मोबाइल थी, और ना ही जीपीएस सिस्टम थे, और ना ही उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर। इसके बाद ये 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर का फंड देते हैं। पूरी स्पेस एजेंसी इस मिशन को पूरा करने में जुट जाती। कुछ महीने बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है। टेस्टिंग का पहला पड़ाव होता है रॉकेट, जिसका इस्तेमाल होगा धरती से बाहर निकलने के लिए, और जिसका दूसरा पार्ट था कमांड मॉड्यूल। कितनी भी गर्मी हो वो इसे बचा सकता, मतलब कमांड मॉड्यूल कितनी भी गर्मी से बच सकता था। और तीसरा था पॉपुलेशन सिस्टम। ये जितनी भी टेस्टिंग होती है वो अनमैन्ड मिशन होता है, कोई भी आदमी नहीं बैठा होता है। अनमैन्ड मिशन का मतलब जिसमें कोई भी आदमी ना हो, कि बिना आदमी के टेस्टिंग की जाए। उसके बाद 1963 से 1967 में के बीच ये सारा कार्यक्रम, ये सारी टेस्टिंग होती हैं। जो तीनों टेस्टिंग है वो 1963 से लेकर 1967 के बीच होती हैं। 1967 फरवरी में पहले मैन टेस्ट की प्लानिंग करते हैं,
जिसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे जिसका नाम होता है अपोलो 1, जिस मिशन का नाम होता है अपोलो 1। लेकिन धरती पर हो रहे इस टेस्ट के चलते 27 जनवरी 1967 को इनके केबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट तैयारी कर रहे थे वो तीनों मारे जाते हैं। वह अपने आगे की टेस्टिंग जारी रखते हैं। उसके बाद अपोलो 4, 5, अपोलो 6 सारे मिशन अनमैन्ड होते हैं, मतलब कि जो डेथ हुई तीनों एस्ट्रोनॉट से, अमेरिका उससे पीछे नहीं हटा और उसने अपने सारे कार्यक्रम को जारी रखा। अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 लॉन्च होता है। एक बार फिर से ये अटेम्प्ट किया जाता है कि इसमें इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा और ये सक्सेस रहता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च किया जाता है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट बिठाकर चांद पर भेजा जाता है। उसके बाद मार्च 1969 में मिशन अपोलो 9 लॉन्च किया जाता है, जिसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा जो चांद पर उतरेगा, जिसका नाम लूनर मॉड्यूल था। उसके बाद अपोलो 10 मई 1969 को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन को 3 एस्ट्रोनॉट हर एक वो चीज़ कराई जाती है, जो कि तीनों एस्ट्रोनॉट थे उनको हर एक वो चीज़ कराई जाती है, हर ये वो टेस्ट कराए जाते हैं जो अपोलो 11 में कराई जाएगी। सारी टेस्टिंग के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन के 3 एस्ट्रोनॉट हिस्सा थे, जिनका नाम था 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे। दूसरे थे मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और 3 नंबर पे थे लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एंडिन। स्पेसक्राफ्ट में मेन 3 हिस्से होते हैं। पहले दोनों का अगर हम साथ मिले, पहला हिस्सा होता है कमांड मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा होता है सर्विस मॉड्यूल और तीसरा हिस्सा जो होता है उसका नाम होता है लूनर मॉड्यूल, जो कि चांद पर लैंड करने वाला था। अगर हम कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों को अगर एक साथ रखकर देखें तो इसका कहा जाता है CSM, मतलब कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। अगर हम देखें तो चित्र की अगर हम देखें कि ये लैंड कैसे करने वाला है, तो देखिए जो लूनार मॉड्यूल था वो तो लैंड करने वाला था मून पर, बट जो मकसद था वो ये था कि लूनार मॉड्यूल होगा जो कि केवल मून पर लैंड करेगा और फिर धरती पर वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को वापस से जोड़ा जाएगा CSM से, मतलब कमांड सर्विस मॉड्यूल से। कमांड सर्विस मॉड्यूल जो था वो केवल पृथ्वी के ऑर्बिट से लेकर जाएगा रॉकेट की सहायता से मून तक जाएगा, लेकिन वहां पर जो CSM है वो अलग हो जाएगा और लूनर मॉड्यूल जो है वो अलग हो जाएगा। लूनर मॉड्यूल मून पर लैंड करेगा और जो CSM था वो वहीं पर मून के चक्कर लगाते रहेगा। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस सैटर्न V5 रॉकेट का यूज किया जाता है, जो कि धरती से और चांद तक का सफर तय कराएगी इस पूरे सिस्टम को, मतलब CSM को और लूनर मॉड्यूल को। इस मिशन को लॉन्च करने से पहले 1 मिलियन गैलीन भरा जाता है, जिसमें कैरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन होता है। लोडेड, अगर हम ये सारी चीज़ें लोडेड किया जाए तो रॉकेट का वजन टोटल 30 लाख किलो था। ये सारी चीज़ें लोड करने के बाद रॉकेट का वजन लगभग 30 लाख किलो था। इसकी मदद से पृथ्वी के कक्ष में, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट से कम का समय लगा। फिर लगभग 1.5 बार, मतलब 1.5 बार पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाया। जो रॉकेट था वो लगभग 10 मिनट से कम समय लगा उसे पृथ्वी के बाहर जाने के लिए। फिर उन्होंने लगभग 1.5 बार पृथ्वी का ऑर्बिट का चक्कर लगाया, मतलब 1 बार पूरा घुमा और उसके बाद आधा पृथ्वी को घुमा, उसके बाद चांद के लिए निकल पड़ा। उसके बाद मिशन सेंटर से परमिशन मिलने के बाद रॉकेट लगभग 4 लाख, मतलब कि अगर हम बात करें तो 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंचता है।
इसके ये दो हिस्से में बढ़ जाता है, मतलब CSM और लूनर मॉड्यूल दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। कमांड मॉड्यूल में बैठे माइकल कॉलिंस, जिसका नाम मतलब कि कमांड मॉड्यूल का नाम रखा गया था कोलंबिया, जो कि माइकल कॉलिंस के नाम था, और लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग और बज थे, और कमांड मॉड्यूल के अंदर थे कोलंबिया। मतलब कि नील आर्मस्ट्रांग और बज जो है वो चांद पर कदम रखते हैं, मून पर अपना पैर रखते हैं, लेकिन बेनसीब शायद कमांड मॉड्यूल जो था उसके अंदर माइकल कॉलिंस थे, इसलिए वो चांद पर कदम नहीं रख पाए, जो कि उसके ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते रहे। लेकिन इसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, शायद उनके बिना ये मिशन अनसक्सेस रहता। ठीक 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल मून के नीचे उतरने जा रहा था, लेकिन ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजता है, जिसका 1202 अलार्म कहते हैं। ना तो बज ना नील आर्मस्ट्रांग जानते थे इस अलार्म का मतलब क्या है। मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं और पूछते हैं ये कैसा अलार्म है, तो वो कहते हैं इसे इग्नोर करो और तुम आगे चलो। बाद में पता चलता है कि ये 1202 अलार्म था, जो कि वार्निंग दे रहा था, क्योंकि जो अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था वो कंप्यूटर में ऐसी प्रोसेसिंग सिस्टम की गई थी जो कि ओवरलोड हो रहा था। कंप्यूटर इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ओवरलोड होने के बाद भी वो चल सकता था, ओवरलोड होने के बाद भी चलते रहे वो। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोग्राम पहले से ही डला हुआ था, कंप्यूटर में जो था वो ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोग्राम पहले से डला था, जो कि लूनर मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली मून के सतह पर, मून के सरफेस पर लैंड करवा सकता था। लेकिन लगभग 150 मीटर्स मतलब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये लूनर मॉड्यूल ऐसी जगह लैंड करने जा रहा था जहां पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे, बड़े बड़े गड्ढे मौजूद थे, और वहां से लगभग 4 मील दूर एक जगह डिसाइड करी जाती है जहां लैंडिंग होगी। 8:16 पर बज एल्ड्रिन फ्यूल चेक करते हैं तो सिर्फ 5% फ्यूल बचा था। ये देखकर मिशन कंट्रोल ने काउंटडाउन शुरू किया, और लगभग 35 सेकंड बचे रहने पर लूनर मॉड्यूल लैंड कर लेता है। लैंड होने के बाद नील आर्मस्ट्रांग के पहले शब्द थे दैट्स वन स्मॉल स्टेप। देखिए पहले शब्द उनके क्या थे लैंड करने के बाद, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीड फॉर मैनकाइंड। ये थे उनके पहले शब्द। ये अपने कई साइंटिफिक ऑब्जेक्ट भी लेकर गए थे, जैसे कि एक टेलीविज़न कैमरा था जो कि सिग्नल ट्रांजिट कर सके। ये अपने साथ एक डिवाइस को लेकर गए थे जिससे सोलर विंड को मेज़र किया जा सके, और ऐसा एक डिवाइस था जिससे लेज़र निकलती थी जो कि डायरेक्ट पृथ्वी पर आती थी, जिससे मून और अर्थ की एग्जैक्ट दूरी का पता चल सके। और ये टोटल 23 केजी पत्थर और मिट्टी अपने साथ धरती पर ले आते हैं और वहाँ अमेरिकी फ्लैग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई वीडियो वायरल होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि अमेरिकी फ्लैग जो था वो लहरा रहा था, तो कुछ लोग कहते हैं इसको लेकर कि वहाँ पर अमेरिकी फ्लैग मतलब अमेरिकी जो फ्लैग था वो लहरा नहीं था, वो लहरा था, वो मतलब लहरा नहीं रहा था, वो धरती पर ही वीडियो शूट किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें एक रॉड लगी थी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लगी थी, जिसपे फ्लैग लगा था। वो जो उसमें एल्युमिनियम पाइप लगी थी वो स्प्रिंग का काम कर रही थी, इसलिए वो लहराते हुए दिख रहा था। करीब 21 घंटा लूनर मॉड्यूल को मून पर रहना था और फिर से CSM के साथ मतलब कंट्रोल सर्विस मॉड्यूल से जुड़कर वापस आना था। जब वे अपने लूनर मॉड्यूल में वापस आते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो मिशन कंट्रोल को बताते हैं कि उनका स्विच टूट चुका है। उसके बाद बज एल्ड्रिन ने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है। उनके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है और अपनी बॉल पेन की सहायता से सर्किट को सही करते हैं। अर्थ पर लैंड करने के लिए प्लान करते हैं कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता क्योंकि सर्विस मॉड्यूल अर्थ के एटमॉस्फेयर को झेल नहीं सकता था, इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन यहाँ पर खतरा ये था कि सिर्फ
जो मतलब यहाँ पर ये खतरा था कि सर्विस मॉड्यूल ज़्यादा खराब हो गए और उसके जो टुकड़े थे वो कहीं इधर उधर उड़ने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती और शायद इससे एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती थी अगर वो कमांड मॉड्यूल के साथ टकरा जाते और एस्ट्रोनॉट भी मारे जा सकते थे इसमें। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नासा ने अवॉइड किया कि सर्विस मॉड्यूल जो कि उसे थोड़ी दूर ले जाएगा ताकि वे उसमें थिएटर्स लगे थे जो उसमें उसकी सहायता से सीएसएम मतलब सर्विस मॉड्यूल थोड़ा दूर जाता, थोड़ी दूर जाके उससे डिस्ट्रॉय होता जो कि टकराता ना आपस में। तो नासा ने ये जुगाड़ लगाया। तो बाद में देखिए एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि जो उसके इधर उधर डरवी थी वो मतलब जो उसकी डबरी थी वो इधर उधर उड़ने लगती है। बाद में अपने पैरासूट की सहायता से असफल लैंडिंग करते हैं समुद्र में जहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे अलग रखा गया क्योंकि वहाँ पर कोई बीमारी ना हो, इससे कोई व्यक्ति के पास और बीमारी फैले ना। फोटोशूट जो कि फोटोशूट किया गया था एस्ट्रोनॉट का वो बिल्कुल अलग था। स्टार क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? असल में मून लैंडिंग के दिन जो समय था वो दिन का था और एस्ट्रोनॉट जो कि सूट पहने थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसलिए स्टार नहीं दिखाई दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।